ओके, सो हमारा नेक्स्ट 7 चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक में नहीं है ये एज इट इज़, सो नोट्स आप अरेंज कर लीजिएगा, या इंग्लिश मीडियम की बुक अगर आपके पास हो तो आप देख लीजिएगा। बाकी जितना भी चीज़ एक्सप्लेन करना है वो मैं बाइलिंगुअल में कर दूंगी, सो दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले इसमें है फेराडे का एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसके बारे में, क्योंकि हमने 11th-12th के अंदर पढ़ा है एनसीईआरटी में फेराडे लॉ एंड लेंज लॉ क्या होता है। सो फेराडे ने सबसे पहले, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि एक्सप्लेन द फेराडेज एक्सपेरिमेंट। सो उसमें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, मैं बता दूंगी, उतना पार्ट ही आपको लिखना है। सबसे पहले जो मेन एक्सपेरिमेंट था फेराडे का वो क्या था, तो फेराडे ने क्या किया था कि एक सर्किट लिया था, उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया था और उसमें एक कॉइल ली थी। कॉइल कुछ नहीं है, एक वायर है, उसको इस तरह से लपेट के कॉइल बना ली जाती है, दैट्स इट। कहीं भी इस सर्किट में बैटरी का सोर्स नहीं था। फिर क्या किया कि यहाँ पर एक जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट को वो इसके पास लेके आए। जब इसके पास लेके आए तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि उसको तेजी से लेके आए तो उसमें इंस्टेंटेनियस मोमेंटरली डिफ्लेक्शन आया। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये डिफ्लेक्शन केवल तब तक आया जब तक ये जो मैग्नेट है ये मूविंग था, चल रहा था। जैसे ही इसको रोक दिया गया, डिफ्लेक्शन खत्म, है ना। तो इससे उन्होंने क्या पता किया, ये उनका ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था। हालांकि इसमें कोई भी बैटरी नहीं है, ईएमएफ का कोई सोर्स नहीं लगा हुआ था, फिर भी हमारे पास उसमें डिफ्लेक्शन आना आया। इसका मतलब ये है कि वहां पर कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आया है, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेट हुआ है, और उसकी वजह से धारा मतलब करंट मिली है, और करंट उसमें फ्लो हुई है, तभी तो डिफ्लेक्शन आया है, ठीक है। जब उसको तेजी से दूर ले जाते हैं फिर से डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन है वो पहले के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस प्रकार मैग्नेट को तेजी से पास लाने या दूर ले जाने पर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आता है, और इस घटना को फेराडे ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया, जो पोटेंशियल आया, उसको उन्होंने बोला है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो करंट आई उसको बोला है इंड्यूस करंट। यहां से एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, एक्सप्लेन द फेराडेज एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट, है ना। इसके बाद फेराडे के जो ऑब्जर्वेशंस थे, तो उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या देखा उन्होंने कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तब तक रहता है जब तक मैग्नेट गतिशील है, मूविंग है। जैसे ही मैग्नेट को स्थिर किया, विक्षेप खत्म, डिफ्लेक्शन गायब। इसके अलावा उसका डिफ्लेक्शन जो है वो पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होने से ज्यादा आया। इसका मतलब यहाँ पर अगर बड़ा चुंबक लोगे, बहुत पावरफुल लोगे, तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, और सपोज छोटा सा चुंबक लिया है तो गैल्वेनोमीटर में हल्का सा डिफ्लेक्शन आएगा। तो जैसे जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उससे उसका डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने या अंदर सॉफ्ट आयरन को लेने से डिफ्लेक्शन ज्यादा आता है। देखो, अगर आप यहाँ पे आपने जो कॉइल ली है, सपोज ये ली है, तो कम डिफ्लेक्शन आएगा। कॉइल इतनी ज्यादा बड़ी ली है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। इसका रीजन बाद में समझ आएगा, अभी फिलहाल ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। जितना पास या दूर आप जितनी स्पीड से ला रहे हो, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सपोज आपको यहां तक मैग्नेट लेके आना है, अब यहां तक ला रहे हो धीरे धीरे, तो डिफ्लेक्शन आया इतना, और इसी डिस्टेंस तक इसी मैग्नेट को, सेम मैग्नेट को यहीं पर लाना है, लेकिन फटाफट ले आए, स्पीड से ले आए, तो आप देखोगे डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आ गया। करेक्ट, ये ऑब्जर्वेशन है। यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन, अपेक्षित गति ज्यादा होने से हमें डिफ्लेक्शन ज्यादा मिला है, ठीक है। डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड होगी, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पोल उसके पास में लाया जा रहा है या फिर दूर। यानी कि एन जो है वो पास में ला रहे हो, या एस वाला पास में ला रहे हो, या एन को दूर लेके जा रहे हो, या एस के दूर लेके जा रहे हो। अब इसके ऊपर इन्होंने 2 पेज लिख रखे हैं, पर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट याद करिएगा कि पोल पर डिपेंड करता है। अगर हम मैग्नेट को ना मूव करवाएं और कोइल को यानी सर्किट को उठा के इसके पास लाएं, तो भी हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। उतना ही विक्षेप उतना आता है जितना कि मैग्नेट को कुंडली के पास में लेके गए थे। यानी अगर हम मैग्नेट को लेके जाएं, कुंडली को एक जगह रखें, सपोज एक्स डिफ्लेक्शन आया, वही एक्स डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा अगर आप मैग्नेट को रख दो और कुंडली को उसके पास में लेके आओ। यानी कि वो रिलेटिव मोशन से उत्पन्न होती है। तो डिपेंड नहीं, फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन आ रहा है, बस दोनों के आपस में रिलेटिव मोशन होनी चाहिए।
इसके अलावा जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन करंट डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है V/R। तो V तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन करंट निकालने के लिए R से डिवाइड करना पड़ेगा, तो तब रेजिस्टेंस का रोल पिक्चर में आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर इसमें मैग्नेट नहीं लिया है, उसमें हमने 2 कॉइल लिए हैं, 2 सर्किट लिए हैं। एक सर्किट ऐसा है जिसमें केवल कॉइल और गैल्वेनोमीटर है। दूसरे में हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस है, की है, बैटरी है। तो क्या करेंगे, पहले वाली कॉइल को अंदर सबसे पहले इस की को क्लोज करेंगे तो बैटरी से करंट निकलेगी तो इसके अंदर करंट फ्लो होगी। और जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बनाता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जो है वो इसमें से भी गुजरेगी। अब जब हम यहाँ पर करंट को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, तो होता क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी या घटेगी। और जब ये बढ़ेगी या घटेगी तो इससे गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगी, चेंज होगी, जिसकी वजह से इसमें क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। यही डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, आर है, के है, जोड़ दिया गया है, जी से संबंध स्थापित कर दिया, फिर हमने के को दबाया तो उसमें करंट फ्लो हुई। उसी समय दूसरी कुंडली में डिफ्लेक्शन आया, दूसरे वाले गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया। कुंजी को खोलने पर मतलब होता क्या है कि जब जैसे ही हम इस की को बंद करते हैं तो करंट 0 से पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, तो उसकी वजह से करंट चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो पास वाली कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा लाइनें जाएगी उस वजह से। तो ये सारा तामझाम वही लिख रखा है, एग्जाम में आपको ये लिख के आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फेराडे का एक्सपेरिमेंट आप केवल मैग्नेट वाला भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 1 मार्क में आता है, तो सिर्फ हमारे पास ये नियम आपको लिखना है, दैट्स इट। तो फेराडे ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम क्या है, अगर किसी सर्किट से एसोसिएटेड यानी संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज होता है, तभी उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। और ये ईएमएफ तब तक रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है। तो पहला नियम ये कहता है हमारे पास कि यहाँ पे जब आपने कॉइल लिया है तो होता क्या है कि जब मैग्नेट इसके पास में लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें इससे क्रॉस करती है। जब हम इस मैग्नेट को पास लेके आते हैं या दूर लेके जाते हैं तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस है ये चेंज होती है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो नंबर ऑफ लाइंस होती है उसी को हम बोलते हैं फ्लक्स। तो क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ। तो जब फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है तो हमारे पास क्या आता है उसमें, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो दैट्स इट, ये फेराडे का फर्स्ट लॉ है। ओके, ये कारण बताता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है या ईएमएफ जो है वो क्यों आया। सेकेंड लॉ हमारे पास क्या कहता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास जिस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है उस रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मान लीजिए डेल्टा टी समय में फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, डेल्टा फाइव। तो रेट ऑफ चेंज कितना हुआ, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारे कन्वीनियंस के लिए अगर हम ये वैल्यू 1 माने या उपयुक्त मात्रकों के चयन से ये कांस्टेंट जो है इसकी जगह हम कांस्टेंट 1 लें तो ईएमएफ हमारे पास इसके इक्वल आता है। अगर लिमिट डी डेल्टा टी टेंस टू 0 जैसा 11-12 में लेते हो तो यही हमारे पास डी फाइव बाई डी टी, ये फेराडे का सेकेंड लॉ है। अब इनके नियमों की व्याख्या करते हैं। ये नियमों की व्याख्या बड़ी ही अजीब है, क्योंकि इसके अंदर ये हो रहा है, देखो वही है, सेम टू सेम यही चीज है। मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूं तो आपको, ये कॉइल लिया हुआ है एक एन पोल को, सबसे पहले नॉर्थ पोल है, उससे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऐसी है। सपोज नॉर्थ पोल को हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो हमारा जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है तो हमारा ईएमएफ जो है इंड्यूस है वो भी क्या होगा, कम होगा। करेक्ट। इसमें नॉर्थ पोल को जैसे जैसे पास लेके आएंगे नंबर ऑफ लाइंस कॉइल को ज्यादा क्रॉस करेगी तो फाई इंक्रीज होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। बस यही लाइन हमारे पास यहाँ लिखी हुई है थ्योरी में, जो आप रोक के इसको पोज करके पढ़ सकते हो। लेंज लो हमारे पास क्या कहता है, लेंज ने एक डायरेक्शन बताई थी। लेंज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण हमारे पास जो भी करंट जनरेट हुई है वहां पे उस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। एक्चुअली उस डायरेक्शन की करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसे होती है कि वो हमेशा उस कारण का अपोज करती है जिसकी वजह से वो जनरेट हुई है। एनसीईआरटी वाली बुक में आपको लेंज लॉ देखने को मिल जाएगा, है ना। तो
जैसे मान लीजिए ओके ये एन वाला और एस वाला डायग्राम भी आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके पास क्या कहते हैं उसको, वैसे भी 11th 12th के अंदर ये काफी यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा फेराडे और लेंज लॉ, आप उसमें देख लीजिएगा। बट एग्जाम में आपको बीएससी के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बीएससी एग्जाम में सिर्फ आपको ये पूछा जाएगा कि राइट द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर राइट डाउन द लेंज लॉ, या फिर आ जाएगा एक्सप्लेन द फेराडेज एक्सपेरिमेंट, जितना हमारा हो चुका है। ठीक है, तो लेंज लॉ के अंदर इस चीज को छोड़ दीजिए, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा का सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस लेंज लॉ का स्टेटमेंट याद रखिएगा और ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस होगा तभी हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्लक्स में चेंज जो है वो पॉजिटिव होता है तो ईएमएफ इंड्यूस नेगेटिव होगा हमारे पास, है ना, डायरेक्शन जो है उस वजह से आया। दैट्स इट। अब हमारे पास डेरिवेशन आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, करंट कितना होगा, चार्ज कितना होगा। मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल लिया है और उसको हमने बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, कुंडली जो है, कॉइल जो है, उसका एरिया कितना है, ए है, और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन है। एक कॉइल से यानी एक सर्कल से, एक फेरे से अगर 5 फ्लक्स पास होता है तो वैसे एन फेरे ले लिए तो उनसे टोटल फ्लक्स कितना निकल जाएगा, एन इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉइल से फ्लक्स लिया है जो कि कितना है, बी इंटू ए, क्योंकि हमें पता है बी डॉट ए क्या होता है, फ्लक्स होता है। करेक्ट। सो हम सबसे पहले एक कॉइल से कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो वो माइनस का डी फाइव बाई डी टी होता है, तो हमारे पास आ गया माइनस का डी बाई डी टी इंटू बी हो गया। ठीक है, अब हमारे प्रत्येक फेरे में हर टर्न में ये होगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एन है, तो आप इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को एन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ एन फेरो वाली कुंडली में कितना होगा, इतना होगा। अब देखिए सपोज हमारे पास एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में फ्लक्स कितना होता है, बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, और इस फॉर्मूले से फाई की जगह रखेंगे बी ए कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा। मान लीजिए ए और एन कांस्टेंट रहते हैं तो इसको बाहर ले लेंगे, तो बाहर आ गए डी बाई डी टी बी कॉस थीटा। अब मान लीजिए कि अगर थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है, थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है, तो थीटा को भी बाहर ले लो, कितना आ जाएगा, सिर्फ डी बी बाई डी टी। करेक्ट। अब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, लेकिन जो कॉइल है वो हमारी रोटेट हो रही है किससे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अगर वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हो रही है तो मुझे आपको थोड़ा सा ये बताना है कि आपने यहाँ पे एन ए बी कॉस थीटा डी बी बाई डी लिखा है तब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है तो एन ए बी बाहर आएगा और डी बाई डी टी कॉस थीटा रहेगा। आपने देखा होगा ओमेगा स्पीड से अगर कोई चीज रोटेट कर रही है टी टाइम तक तो कितना एंगल कवर करती है वो टी टाइम में, ओमेगा टी। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये देखिए कॉस ओमेगा टी की जगह यहाँ रखिएगा कॉस ओमेगा टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, ओमेगा साइन ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन। तो ऑलरेडी एक नेगेटिव अब कितना हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और आप डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कितना था, आपने टी के रेस्पेक्ट में किया ना, तो ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली यहाँ ले लो, ये ऊपर वाला पार्ट स्किप कर दीजिए क्योंकि मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है। तो हमारे पास आ जाएगा एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी जो मैंने अभी आपको बता दिया है। चलिए करंट निकालते हैं। करंट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर, और हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला कितना था, माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी अपॉन आर। अब हम चार्ज निकालते हैं, आई हमें पता है कितना होता है डी क्यू बाई डी टी, तो आई निकालते हैं डी क्यू बाई डी टी और वो इसके इक्वल है। यहाँ से दोनों साइड में टी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी हमारे डी क्यू हमारे पास ये आ जाता है। किसी टाइम में देख लेते हैं 0 से टेके टी टाइम तक कितना फ्लक्स चेंज होता है। मान लीजिए इनिशियल फ्लक्स फाइव वन था, फाइनल फ्लक्स हो गया फाइव टू, तो उस फाइव वन से फाइव टू जब फ्लक्स चेंज हुआ था तो उतने ड्यूरेशन में कितना चार्ज जो है वो फ्लो हो गया। तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू हो जाएगा माइनस एन बाई आर कॉन्स्टेंट, और डी फाइव का इंटीग्रेशन कर दो फाइव वन से फाइव टू तक, तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास चार्ज आ गया, और यही हेडिंग थी। हेडिंग में क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और चार्ज, तीनों के एक्सप्रेशन हमने निकाल लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कंडक्टिंग रोड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। सपोज आपको डायग्राम में एक रोड दिख रही होगी पी क्यू, और ये पी क्यू रोड
इधर हमारा है एक्स डायरेक्शन, इधर ऊपर है वाई डायरेक्शन और इधर हमारा जेड डायरेक्शन। तो ये रोड एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है कितनी स्पीड से, v स्पीड से। अब ये कंडक्टर की बनी हुई है, कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, उसका जितना भी है फ्री इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री था, ये रहा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v स्पीड से, है ना, v स्पीड से मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास होता है Q V क्रॉस B। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमने प्लेन के अंदर रख रखी है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर है। अब आप खुद देखिए V इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B करो, V क्रॉस B आएगा ऊपर। लेकिन क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उस पर माइनस क्यू होता है, तो हमारा जो F लगेगा वो V क्रॉस B के ऑपोजिट लगेगा। अगर V क्रॉस B ऊपर है तो नीचे की तरफ लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो मैं FM लिख रही हूँ। ये देखिए नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है FM। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाएंगे नीचे, क्योंकि सारी रोड के अंदर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो नीचे वाला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा रोड का, पॉजिटिव। सारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा क्योंकि सारा नेगेटिव नीचे जा चुका है। ऐसी सिचुएशन में आपकी रोड की सिचुएशन ये हो चुकी है कि नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव चार्ज हो चुका है, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगती है, और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फिर से फोर्स लगेगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगती है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगता है, ऊपर की तरफ लगता है, तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, वो ऊपर लगेगा, Fe। Fe का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और Fm का मतलब मैग्नेटिक। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है Fm और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है ऊपर। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है उसे ना तो ऊपर जाना पड़े ना नीचे जाना पड़े। तो संतुलन अवस्था में क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, हमने एक रोड लिया है PQ, मैग्नेटिक फील्ड जो है स्क्रीन के अंदर की डायरेक्शन को मान लीजिए क्या ले रहे हैं, माइनस का Z, ठीक है। और हमारे पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये रहा v इक्वल टू वी एक्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू की जगह हो जाएगा माइनस का ई, वेलोसिटी हो जाएगी v एक्स कैप, क्योंकि वो x डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी माइनस का z में है, तो x क्रॉस z यानी कि i क्रॉस माइनस का k। i क्रॉस k कितना होता है हमारे पास, माइनस का j होता है, तो k क्रॉस i कितना हो जाएगा, मतलब i क्रॉस माइनस के कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो एक नेगेटिव यहाँ पर भी है बाहर और एक नेगेटिव यहाँ पर भी है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के इस माइनस को हटा दीजिए, है ना, क्योंकि वो चार्ज के नेगेटिव से कैंसिल आउट हो चुका है। आई क्रॉस जे होता है माइनस का जे, तो ये देखिए फोर्स हमारा आया माइनस का वाई डायरेक्शन में, और वाई हमारा किधर था, इधर हमारा एक्स था, स्क्रीन के अंदर हमारा जेड था, है ना, स्क्रीन के अंदर, तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास प्लस वाई है और स्क्रीन के नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस वाई, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो नीचे लगेगा। अब देखो, अब नीचे की तरफ लगेगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन क्यू की तरफ आएंगे, तो क्यू पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो पी पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, कमी हो गई, तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा वो। जब वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो कि नीचे लगेगी, क्यों, क्योंकि ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव है, नीचे का हिस्सा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का वाई डायरेक्शन में आ जाएगी। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉनों का फिर से फोर्स लगेगा, तो वो ऊपर की तरफ जाना शुरू, तो इलेक्ट्रॉनों का जो ड्रिफ्ट है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल ना हो जाए, और जैसे ही ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास परिणामी बल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इक्विलिब्रियम में हमें क्या मिलेगा, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी जीरो होता है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किस डायरेक्शन में आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई थी वाई डायरेक्शन में, तो देखो मैं फॉर्मूला लगा के कर रही हूँ आपके पास, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, है ना, तो क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो होना है, नेट फोर्स, यहाँ पर माइनस का ई आ जाएगा, और ये ई की जगह हम लिख सकते हैं ई इंटू माइनस का वाई कैप, फिर इस क्यू को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का ई हो जाएगा, और साथ में वी क्रॉस बी, वी हमारे पास कितना था, हाँ मैग्नेटिक फोर्स को हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वी हमारा था एक्स कैप में, क्रॉस बी हमारा था माइनस का के कैप में, या जेड लिख लो इसको, इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई वाई कैप
माइनस ये आ जाएगा v और b, और ये x क्रॉस z हमारे पास कितना हो जाता है i क्रॉस k, ये होता है माइनस का y कैप। ओके, तो यहाँ हमारे पास आ रहा है ई इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो सिंपली ई वी बी, क्योंकि ये भी वाई कैप में है ये भी वाई कैप में है, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है बराबर आ रहा है। ओके, यहाँ हमारे पास ये हो जाता है। सो ये हमें मिल रहा है ई इज इक्वल्स टू वी इंटू बी, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो नेगेटिव आएगा क्योंकि आप देख लीजिए हमारे पास माइनस है, अगर नेगेटिव में लिखेंगे यहाँ पे तो ये माइनस है, और ये हमारे पास यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें ई प्लस ई वी बी इक्वल टू 0। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो हमें नेगेटिव साइन के साथ में लेना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास ये आ चुका है। तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली होता क्या है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ एक तरह से पोटेंशियल की डेफिनेशन देता है, और पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में फील्ड के अगेंस्ट किया गया कार्य। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक डिस्प्लेस करने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया कार्य। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हमें बेसिकली वर्क डन ही निकालना है, तो वर्क डन कितना होता है एफ डॉट डी आर। अब हमारे पास फोर्स कितना लगेगा क्यू ई, साथ में कितना आ जाएगा डी आर। अब क्यू तो हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, एकांक धनावेश, तो ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमें कितना लेना है सिंपली ई डी आर, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए रोड की पूरी लंबाई है, यहां से यहां तक आने में ये लंबाई एल ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो ई इंटू एल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना है इलेक्ट्रिक ये हमारे पास ई आ चुका है, ई की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है माइनस का वी क्रॉस बी, तो रख देते हैं यहाँ पे, तो माइनस का वी क्रॉस बी डॉट एल हो जाएगा हमारे पास। ओके, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर v और b परपेंडिकुलर है तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का वी बी एल, दैट्स इट। अगर आप v क्रॉस b में एंगल लेते हैं तो वी बी साइन थीटा इंटू एल आ जाएगा, और वो आप बी वी एल साइन थीटा हो जाएगा, ये देखिए बी वी एल साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ऐसी स्थिति में आप थीटा इक्वल टू 0 ले लीजिए या थीटा इक्वल टू 90 ले लीजिए, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बस हमारा फॉर्मूला जो डेरिवेशन आएगा एग्जाम में वो बस यहीं तक आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, तो ये डायरेक्शन वगैरह नहीं निकालनी तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉरेंज बल द्वारा फेराडे के नियमों की व्युत्पत्ति, तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है, सपोज एक हमारा हमने एक वो किया है, यहाँ से लेके ये ब्लू वाली लाइन देखिए, ये हमारा एक सर्किट है और इसमें हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है। इसको क्लोज करने के लिए हमने क्या लिया है, एक रोड ली है, रोड कौन सी है पीक्यू, लेकिन वो पीक्यू मूवेबल है। मूवेबल का मतलब जैसे ट्रेन चलती है पटरियों पे, वैसे ये जो ट्रैक है ए और बी, इस ट्रैक के ऊपर ये पीक्यू आगे इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। तो सपोज किसी टाइम पे ये पी और क्यू पर थी, और हमने क्या किया है कि इस पूरे सिस्टम को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, जो कि प्लेन के अंदर है, स्क्रीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है बी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हमने इस PQ रोड को मूव करवाया, किधर मूव करवाया, राइट साइड में v वेलोसिटी से। तो ये राइट साइड में v वेलोसिटी से ट्रेवल करते करते कहां पर आ गई, P प्राइम Q प्राइम, P प्राइम Q प्राइम पर आ गई। तो करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा क्लोज लूप में फ्लो होती है। जब आपका P और Q यहाँ था तो आपका कौन सा सर्किट क्लोज बना हुआ है, आप देखिए आपका कौन सा सर्किट क्लोज है, सिर्फ देखना रेड वाला हिस्सा आपका यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये भी क्लोज है आपका, है ना। ये लो, आपका बस इसी में करंट फ्लो हो सकती है। लेकिन जब आपके पास नई सिचुएशन आ जाएगी P प्राइम पे, तो क्या आपके इस आपका जो जितने अभी फिलहाल काम मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ कहाँ से पास हो रही है, इतने हिस्से से पास हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं उनको क्रॉस करने के लिए केवल इतना सा एरिया मिला। लेकिन जब नई पोजीशन आ जाएगा P प्राइम Q प्राइम पे, तो आपका देखिए डॉटेड वाला पार्ट बना रही हूँ, अब आपका लूप ये होगा, ये देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड कितने हिस्से से जाएगी, इतने पूरे हिस्से से जाएगी, ये देखो पूरे हिस्से से जाएगी। तो इसका मतलब आपने जब PQ को राइट साइड में मूव करवाया, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हमारे एरिया को क्रॉस कर रही थी, वो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई, क्योंकि पहले कम लाइनें गुजर रही थी, अब आपने ज्यादा स्पेस दे दिया तो ज्यादा लाइनें गुजरी है। जब आप PQ से P प्राइम Q प्राइम तक लेके आते हो, तो आपका बेसिकली एरिया में चेंज कितना हुआ, एरिया में आपका चेंज कितना हुआ देखिए,
यहाँ से यहाँ तक सपोज कितने टाइम में ले आए आप, dt टाइम में ले आए। किस स्पीड से लाए, v स्पीड से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, v dt। ये आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ये कितनी होगी, v dt। तो अगर मैं पूछूं यहाँ से लेकर इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये है, तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। एरिया में चेंज कितना आया, ये इतना एरिया तो पहले भी था और बाद में भी है। एक्स्ट्रा एरिया कौन सा हुआ, ये एरिया एक्स्ट्रा है, इसका एरिया निकालो। सपोज P से लेके Q तक की जो लेंथ है वो L है, तो L तो लेंथ हो गई और चौड़ाई कितनी है, v dt। तो जो एरिया में चेंज आया है वो कितना हो जाएगा, L v dt। ये चेंज इन एरिया हो गया। ओके, तो यहाँ थ्योरी में जल्दी से पढ़ लेते हैं। v स्पीड से जा रही है, ठीक है, और P से Q की तरफ हमारे पास अभी भी हमने देखा P से Q की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मेन डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो डिस्क्रिप्शन लिखिए ना लिखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया में चेंज कितना हुआ ये देखिए, एरिया में चेंज कितना हुआ, v dt इंटू एल। तो इस ड्यूरेशन में फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स कितना होता है, d फाई, और वो कितना होता है, b डॉट da। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, b को एज इट इज रखो, da की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो ये आ गया, ठीक है। और d फाई बाई dt कितना हो जाएगा, dt को नीचे लेके आ जाओ, bvl। और इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास कितना होता है, माइनस का v क्रॉस b डॉट l विच इज माइनस का bvl। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास ये होता है। तो समीकरण 1 व 2 से हमारे पास माइनस का bvl, थोड़ी देर में फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, और यहाँ से हमारे पास डी फाई बाई टी कितना आ रहा है, bvl। इसका मतलब इस इक्वेशन से तो ईएमएफ आ रहा है माइनस का bvl, और यहाँ से आ रहा है डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बीवीएल। दोनों को कंपेयर करेंगे तो ई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस डी फाई बाई डी टी, जो कि लेंज का लॉ है या फिर फेराडे का लॉ है। हेडिंग क्या थी, लॉरेंज बल द्वारा। तो हमने फॉर्मूला कंसेप्ट कौन सा यूज किया, यही क्यू वी क्रॉस बी वाला यूज करके हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाला था ना, तभी तो हमें मिला था वी क्रॉस बी डॉट एल। तो हमने एक तरह से लॉरेंज फोर्स को यूज करते हुए और फेराडे का नियम निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फेराडे लॉ। फेराडे लॉ का हमें इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म, जो कि वैसे हम कर चुके हैं पहले, बट देख लीजिए। हमारे पास फेराडे के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस डेल फाई बाई डेल टी होता है। इसमें आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर आता है तो थ्योरी लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फाई हम जानते हैं कितना होता है, बी डॉट डी ए होता है, करेक्ट। और इंड्यूस्ड ईएमएफ हम जानते हैं ई डॉट डी एल होता है। यहाँ पर ये डी एल को डी एस से रिप्लेस कर रहे हैं, एस को सरफेस एरिया मत समझ लेना, वो लेंथ ही है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस का डेल फाई बाय डेल टी में दोनों वैल्यू रखते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह तो रखा ये वाली वैल्यू, तो इसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड तो हमें ये मिल गया। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, माइनस का डेल बाय डेल टी, तो ये रहा माइनस का डेल बाय डेल टी। और फाई, फाई की जगह हमने ये रख दिया, यहाँ से फाई की जगह रख दिया ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। ये हमारे पास फेराडे के लॉ का क्या है, इंटीग्रल रूप है, क्योंकि दोनों साइड में इंटीग्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस डेल बाय डेल टी को अंदर ले जाएंगे और इंटीग्रेशन साइन को बाहर ले आएंगे, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन माइनस डेल बी बाय डेल टी डॉट डी ए, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो ये हमने रख दिया। स्टॉक की कर्ल थ्योरम से हम जानते हैं ई डॉट डी एल कितना होता है, डेल क्रॉस ई डॉट डी ए। तो इसकी जगह डेल क्रॉस ई डॉट डी ए रखेंगे, तो डेल क्रॉस ई डॉट डी ए इधर, माइनस का डेल बी बाई डेल टी डॉट ई डी ए इधर। तो दोनों से डी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, डी ए से डी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और कर्ल ऑफ ई हमारे पास आ जाता है बी डॉट, बी के ऊपर डॉट लगा हुआ है, यानी कि बी का डिफरेंशिएशन है। तो ये हमारे पास है इसका डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि हमारे पास सपोज इस तरह से हमने एक सर्किट लिया, उसमें एक कॉइल रखी हुई है। सबसे पहले हमने इस जैसे ही की को क्लोज किया, यहाँ से करंट फ्लो होगी। करंट जब फ्लो होगी तो शुरुआत में करंट 0 से आई नोट तक, यानी 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है। तो करंट में इनिशियली वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो जब इसमें वृद्धि होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ऑब्वियसली करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो यहाँ पे जो लाइनें हैं, इन लाइनों की संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होता है। तो जब हमारा फ्लक्स इंक्रीज होता है तब भी हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है। अच्छा, ईएमएफ इंड्यूस जब होता है तो उसकी वजह से हमें क्या ध्यान रखना है कि उस ईएमएफ की जो दिशा होती है वो वैसी ही होती है कि जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है उसको वो अपोज करे। यानी कि जब करंट में इंक्रीमेंट हो रहा होगा तब हमारी ओरिजिनल करंट किधर जा रही है, ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब इस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा कि वो इसको घटाए, इसलिए देखो डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन जब हम इस बैटरी को ऑफ कर देंगे, है ना, बैटरी को जब ऑफ कर देंगे तो धीरे धीरे करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। करंट डिक्रीज हो रहा है,
लेकिन उससे डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाती। करंट, ओरिजिनल करंट अभी भी इधर ही जाएगी, ओरिजिनल करंट इधर ही जा रही है, बस उसके अंदर कमी हो रही है। तो जब करंट की वैल्यू घट रही होगी तब इंड्यूस्ड ईएमएफ को लगेगा कि मुझे अपोज करना है, तो इस वजह से ये उसी डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, मतलब उसी डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ आएगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल करंट है, क्योंकि इस वक्त एक्सटर्नल करंट घट रही है और इसे उसको बढ़ाए रखना है। तो आई होप ये वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर आपको समझ में आ रही है कि बाहरी करंट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, बस उसका मैग्नीट्यूड हो रहा है। ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी आपके पास क्लॉकवाइज है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वो इंक्रीज हो रही है, यहाँ वो डिक्रीज हो रही है। तो जब वो इंक्रीज हो रही होगी तो ईएमएफ उसको घटाना चाहता है, इसलिए ऑपोजिट आया, और जब वो घट रही है तो वो उसको बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो जिस डायरेक्शन में मतलब करंट आ रही है वो उसी डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाता है। सो ये हमारे पास यहाँ पर पिक्चर जो है वो हमने रखा है। इस घटना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन आप क्या देंगे? सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन देंगे कि किसी कॉइल में जब करंट फ्लो होती है और उस करंट की वैल्यू में चेंज होता है, यानी सेम कॉइल है, सेम सर्किट में बैटरी है, एक ही सर्किट में बैटरी भी है और कॉइल भी है, उस बैटरी से जब हमने कॉइल में करंट फ्लो करवाई तो उसी में करंट चेंज हुई और उसी से खुद की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और वो खुद के अंदर ही, यानी खुद के अंदर करंट फ्लो हुई, खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई, और करंट कम ज्यादा होने से खुद के अंदर ही फ्लक्स में चेंज आया, और उस फ्लक्स में चेंज होने से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। तो इस घटना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सब कुछ सेल्फ करना, खुद की तरह से करना। सेल्फ इंडक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि अगर हम कॉइल में ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो उसमें फ्लक्स भी ज्यादा आएगा, यानी आई और फाई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो फाई जो है वो आई के प्रोपोर्शनल है। इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं एल, जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हमें भी पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है। अब फाई की जगह हमें कितना मिला है? एल इंटू आई। एल तो कांस्टेंट है तो एल की जगह रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का एल डी आई बाई डी टी। तो दो तरह से एल के फॉर्मूले आते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ से निकालोगे तो एल कितना आता है? फाई अपॉन आई। तो एक तो एल को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं फाई अपॉन आई। इस सिचुएशन में अगर आई की वैल्यू 1 रख दो तो एल की वैल्यू कितनी आ रही है? फाई। इसका मतलब जो एल होता है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? वो फ्लक्स की उस वैल्यू के बराबर होता है जो कि कुंडली में यूनिट करंट फ्लो करवाने से आता है। यूनिट करंट यानी I इक्वल टू 1 रखने पर जितना भी फ्लक्स आएगा वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? L के इक्वल होता है। दूसरी डेफिनेशन आपके पास इस वाले एक्सप्रेशन से आती है। यहां से L की वैल्यू निकालो तो इस L को रहने दो, माइनस का डी आई बाई डी टी लेफ्ट साइड में भेज दो इंड्यूस्ड ईएमएफ के नीचे। तो ये देखो, ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास माइनस का डी आई बाई टी को 1 रखो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होता है? L के इक्वल, यानी कि L जो है वो उस ईएमएफ के इक्वल है। L जो है न्यूमेरिकली उस ईएमएफ के इक्वल है जो कि कब फ्लो होगा? जब आप करंट की रेट ऑफ चेंज, लेकिन करंट यहाँ पे बढ़ नहीं रही है। देखो डी आई बाई डी टी जब पॉजिटिव होता है तब हम बोलते हैं टी बढ़ने से करंट बढ़ा, लेकिन जब डी आई बाई डी टी नेगेटिव होता है तो इसका मतलब टी बढ़ने से आई घटा। तो करंट के डिक्रीज की रेट, करंट के डिक्रीज होने की रेट जब 1 हो जाती है उस वक्त जितना भी ईएमएफ आएगा वो न्यूमेरिकली एल के इक्वल होगा। इसका यूनिट हम लेते हैं हेनरी या वोल्ट सेकेंड एम्पियर या वेबर पर एम्पियर, ये आपको याद रखने हैं। 1 हेनरी की डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, सो जस्ट डोंट गो फॉर दैट। मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी आपको पता ही होता है। इसकी जो डायमेंशन है ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप देखना चाहो तो देख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है। तो सोलेनोइड के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ये होती है म्यू एन आई अपॉन एल, ये हमने पढ़ रखा है, करेक्ट। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। प्रत्येक फेरे से, एक फेरे से फ्लक्स कितना होगा? एक फेरे से फ्लक्स निकालने के लिए बी इंटू ए लो, करेक्ट। तो ये बी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर एन फेरों से फ्लक्स निकालना है तो एन बी ए लेना पड़ेगा। तो ये लो ऊपर वाले टर्म में से एन एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास फाई आ चुका है। पर अभी अभी हमने देखा फाई इक्वल टू कितना होता है? एल आई होता है। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इधर भी आई है, इधर भी आई है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग कोफिशिएंट है आई का वो किसके बराबर होना चाहिए? एल के बराबर होना चाहिए। तो फाई इक्वल टू एल आई से कंपेयर करेंगे तो एल हमारे पास ये आ जाता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास क्या होता है? हमें दो कॉइल लेनी पड़ती है। एक सर्किट में हमारे पास गैल्वेनोमीटर और कॉइल होती है और दूसरे में हमारे पास कॉइल के साथ साथ
करंट का सोर्स होता है। तो जब बैटरी ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट जाती है और उस करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आती है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ लाइनें दूसरी कॉइल में से भी गुजर जाती है। तो जब ये करंट जो है वो 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगी या अगर मैक्सिमम वैल्यू तक वापस 0 आएगी, यानी बढ़ेगी या घटेगी, तो उस स्थिति में ये जो कॉइल नंबर बी है, इस बी वाली कॉइल में भी करंट फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, जिसकी वजह से गैल्वेनोड के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि इसके अंदर करंट आएगा। तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी एग्जाम में और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो जब किसी कॉइल में या सर्किट में करंट चेंज करने पर उसके पास में रखी हुई दूसरी कॉइल या दूसरे सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता हो, तो उससे दूसरी इंडक्टेंस दूसरे कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है और इस घटना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, हम जिस कॉइल में करंट खुद से फ्लो करवाते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसमें इंड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ये प्राइमरी कॉइल, और जिसमें हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो ए और बी हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल हो जाती है। ट्रांसफार्मर का जो कंसेप्ट होता है वो इसी पर है ना। यही हमारे पास ट्रांसफार्मर है। देखो, ये ट्रांसफार्मर पे प्राइमरी कॉइल होती है, ये सेकेंडरी कॉइल होती है। हमने यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सेकेंड वाले में फ्लक्स आता है 5। इसमें ध्यान रखना, एनपी फेरो की संख्या है, इसमें एनएस फेरो की संख्या है। इसमें करंट हमारे पास आईपी जो हमने फ्लो करवाई, इसमें करंट इंड्यूस हुई है आईएस। क्यों? क्योंकि आईपी में चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, सेकंड वाले में फ्लक्स चेंज हुआ, उसमें ईएमएफ आया और उस ईएमएफ की वजह से सेकंड वाले में करंट आई आईएस। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। देखो, इस बार क्या करना है कि हमारे पास जो बी वाली कॉइल थी, ये बी वाली थी और ये हमारे पास ए थी। ध्यान से समझना, बी में हमने कोई करंट फ्लो करवाई ही नहीं है, हमने करंट फ्लो करवाई है केवल ए में, और वो करंट मान लीजिए कितनी है, आई ए। जब हम आई ए करंट फ्लो करवाते हैं ए वाली कॉइल में, तो उसकी वजह से सपोज सेकंड वाली में फ्लक्स गया 5b, तो जितना ज्यादा हम आई ए को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमें 5b मिलेगा। तो इससे हम एक चीज कह सकते हैं कि 5b जो है वो आई ए के बराबर होता है, और इससे मतलब प्रोपोर्शनल होता है। तो इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि m है, और इस m को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब आई ए की वैल्यू 1 होती है तो 5b की वैल्यू m के इक्वल आती है। इसका मतलब न्यूमेरिकली जो m होता है वो किसके इक्वल है, सेकेंडरी कॉइल से संबंधित फ्लक्स, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल वाला फ्लक्स ही कितना है, 5b। तो m की वैल्यू जो है वो सेकेंडरी कॉइल के उस फ्लक्स के बराबर होता है जो कि प्राइमरी कॉइल में यूनिट करंट फ्लो करवाने से आता है। ठीक है, आई होप। ऑल्सो ई बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस डी 5b अपॉन डी आई। 5b की वैल्यू रखो, 5b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m है, m इंटू आई ए। 5b इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, m इंटू आई ए, क्योंकि 5b कितना था, आई ए के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से 5b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, m इंटू आई ए। m तो कांस्टेंट है तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से m का फॉर्मूला ये आ जाता है। तो m का एक और फॉर्मूला जैसे सेम l का दिया था कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट अगर 1 रखो तो m इक्वल टू ई बी आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बना सकते हो, यानी कि जो म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड उस ईएमएफ के इक्वल होगा जो कि प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट की दर एकांक होने पर जनरेट होगा। मैं ज्यादा इंग्लिश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए मेरे पास नोट्स नहीं है और हिंदी वालों के लिए नोट्स सामने है। इसकी डायमेंशन और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है। अब मान लीजिए हम दो सोलेनोइड के लिए निकालते हैं m की वैल्यू, है ना। तो हम क्या करते हैं, दो समान लंबाई l के सोलेनोइड लेते हैं। दो सोलेनोइड है, ये एक सोलेनोइड, इस पे कोई लपेटी हुई है, ये दूसरा सोलेनोइड, इस पे कोई लपेटी हुई है, दोनों की लेंथ l है। ठीक है, दोनों में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n1, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सपोज पहली वाली कॉइल में हमने करंट फ्लो करवाई I1, तो पहले वाली के कारण जो I1 फ्लो हुआ है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये रही म्यू n1 I1, या फिर म्यू n1 अपॉन L1 इंटू I1, जहां n1 जो है टोटल फेरों की संख्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी, हमारी बात प्राइमरी की हो रही है। ठीक है, हमारी बात प्राइमरी की हो रही है, अभी तक हमने सेकेंडरी की कोई बात ही नहीं करी है। करंट से प्राइमरी में फ्लो करवाया है तो प्राइमरी की खुद की करंट से खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी और खुद के अंदर फ्लक्स भी आएगा। तो देखो, उसी प्राइमरी कुंडली से जो फ्लक्स निकला है, सपोज वो फाई नोट है, तो फाई नोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बी इंटू ए होना चाहिए। तो बी हमने निकाल रखा है और आई की वैल्यू रख ली।
ठीक है। और अगर हम प्राइमरी कोयल से टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो ये फाई नॉट तो सिर्फ एक फेरे से था, हमारे पास फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N1, तो हमें कैपिटल N1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे आ गया। ठीक है, अब हम सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, खुद का फ्लक्स, खुद का सेल्फ इंडक्टेंस और खुद की करंट। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो I1 का जो कोफिशिएंट है वो L1 के बराबर होगा, और I1 का कोफिशिएंट कितना है, ये रहा। तो यहाँ से L1 की वैल्यू जो कि हम अभी अभी हमने डिराइव करा भी था। सिमिलरली अगर सेकंड दूसरी वाली कॉइल है उसमें मान लीजिए हम करंट फ्लो करवाते I2, उसमें फ्लक्स आता phi2 और उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता L2, तो L2 की वैल्यू भी सेम कंसेप्ट से हमें मिल जाती, बस N1 की जगह कितना आता, N2 आता। तो L1 हमारे पास प्राइमरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, L2 हमारे पास प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, अब हम दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगी, करंट तो लेनी है पहले वाली और फ्लक्स लेना है सेकंड वाले का, राइट। तो सेकंड वाले का फ्लक्स का पहले फॉर्मूला लेते हैं, phi2 की वैल्यू कितनी होगी, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N2, और एक का क्या है, एक का फ्लक्स कितना है, B इंटू ए, लेकिन खुद की मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं हो सकती, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए जो जिम्मेदार होती है मैग्नेटिक फील्ड वो पास वाली कॉइल की होती है, दूसरी कॉइल की होती है, और दूसरी कॉइल ने जो मैग्नेटिक फील्ड ली है वो कितनी है, मान लीजिए B1 है, तो N2 B1A लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से लेनी पड़ेगी, हमें प्राइमरी कॉइल वाले की लेनी पड़ेगी, और प्राइमरी कॉइल वाले की मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है, ये म्यू N1 अपॉन L1 इंटू I1, ये प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है, अब हमें ये लेना पड़ेगा, तो म्यू N1 I1 अपॉन L1। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया phi2, हम जानते हैं phi2 इज इक्वल टू कितना होता है, Mi1, तो इधर जो I1 का कोफिशिएंट है वो m है, और इधर I1 को छोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, म्यू N1 N2 A अपॉन L, ये हमारा हो जाएगा m। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट L1 L2, क्यों, अंडर रूट L1 कितना था हमारे पास, म्यू N1 स्क्वायर A अपॉन L, और L2 कितना था, म्यू N2 स्क्वायर A अपॉन L। तो यहाँ से म्यू और म्यू का स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, म्यू N1 स्क्वायर और N2 स्क्वायर का रूट बाहर आएगा तो कितना बचेगा, N1 N2, एरिया इंटू एरिया कितना बचेगा A, और नीचे आ जाएगा L, और ये वाला एक्सप्रेशन देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो m इज इक्वल टू, एग्जाम में डेरिवेशन आ सकता है कि सोलेनोइड के लिए उसके सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में फॉर्मूला डिराइव कीजिए। तो ये m इज इक्वल टू L1 L2 तब आया था जब हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले की ले ली पूरी की पूरी। रियल केस में क्या होता है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले की होती है वो सारी की सारी सेकंड वाली के पास नहीं जाती है, तो इस B1 से कुछ आपको कम लेना पड़ेगा, इसलिए m इक्वल टू L1 L2 आइडियल केस में होता है। रियल केस के लिए हम यहाँ पर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं k से, जो कि कपलिंग फैक्टर होता है, और हमेशा हमने जो केस लिया है उसमें हमने मैक्सिमम कपलिंग माना है, यानी कि मैक्सिमम कपलिंग के केस में k इक्वल टू 1 होता है, जो कि आइडियल केस होता है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। अब हम बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर से क्या करते हैं हम, ट्रांसफॉर्मर से हम एसी करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड या एसी वोल्टेज जो है उसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मर आपने वैसे 11-12 के अंदर पढ़ा है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो आई विल नॉट एक्सप्लेन। इस तरह से हमारे पास होता है, ये प्राइमरी कॉइल होती है, ये सेकेंडरी कॉइल होती है, जो सर्किट डायग्राम होता है वो इस तरह से बनाते हैं। प्राइमरी कॉइल में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और सेकेंडरी में हमें मिलता है। ठीक है, थ्योरी आप पूरी यहाँ से पढ़ लीजिए, प्राइमरी की डेफिनेशन है, सेकेंडरी की है। स्टेप अप क्या करता है कि आपने प्राइमरी में कम वोल्टेज लगाया है, सेकेंडरी में अगर ज्यादा वोल्टेज मिल जाता है बढ़ के तो इसे हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और अगर प्राइमरी का वोल्टेज से सेकेंडरी में कम आता है तो स्टेप डाउन बोलते हैं। ये कैसे करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो इस वजह से हम सेकेंडरी में फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर सेकेंडरी में फेरों की संख्या प्राइमरी से ज्यादा होती है तो इसे हम स्टेप अप बोलेंगे, और अगर कम होती है तो स्टेप डाउन बोलेंगे। आई होप दैट इज क्लियर। प्रिंसिपल एंड वर्किंग सेम है कि हमारे पास हम करंट फ्लो करवाएंगे, फ्लक्स आएगा। सो ये जो डेफिनेशन है, ये जो डिटेल है, ये आप पूरी पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें समझ में आ जाएगा आपको ट्रांसफर का पूरा। मेन तो ये है, जब हम ईपी लेंगे तो वो कितना होगा, माइनस का d phi p अपॉन dt, और हमारे पास अगर एक फेरे से फ्लक्स जा रहा है फाई
तो Np फेरो से कितना जाएगा, Np इंटू 5, तो हमारे पास टोटल 5p की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, Np इंटू 5। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास Ns इंटू 5 जो है वो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 5s। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे दूसरे से, डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा ये रिलेशन। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशो है, पोटेंशियल का जो रेशो होगा, बेसिकली वो फेरो की संख्या जो है उनके रेशो के इक्वल है, इसलिए हम फेरो की संख्या को कम ज्यादा कर करके पोटेंशियल को भी कम ज्यादा करते हैं। स्टेप अप में क्योंकि Ns ग्रेटर देन Np होता है, तो हमें Es का मान जो है वो Ep से ज्यादा मिलता है। ठीक है, और स्टेप डाउन में ये लेस देन होता है, तो हमें ये भी लेस देन मिलता है। हम मान लीजिए क्या करते हैं, अगर पावर की बात करें और किसी तरह का एनर्जी मतलब वो नहीं हो रहा है, मान लीजिए नुकसान नहीं हो रहा है एनर्जी का, पावर का, तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम होगी। इनपुट पावर कितनी, पावर का फॉर्मूला कितना होता है, I इंटू वी। तो इनपुट पावर कितनी है, प्राइमरी में कितनी डाली, IP EP, और आउटपुट कितनी मिली, IS ES। यहाँ से हमें एक रेशो ये भी मिलता है, यानी करंट का रेशो इसके बराबर होता है। तो धाराओं का अनुपात जो है वो वोल्टाओं के अनुपात के इनवर्स होता है, क्योंकि ऊपर IS आ रहा है जबकि NP आ रहा है, नीचे IP आ रहा है जबकि NS आ रहा है। तो ये रिलेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इक्वेशन नंबर 4 वाला। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो क्योंकि उसमें ये कंडीशन होती है, तो हमें ES ग्रेटर देन EP मिलेगा और IS लेस देन IP मिलेगा। दैट यू कैन डू फ्रॉम द रिलेशन जो हमें मिला अभी। सिमिलरली स्टेप डाउन में ये रिलेशन भी आपको मिल सकता है। बाकी कुछ भी नहीं करना है। एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की कैसे मेजर की जाती है, आउटपुट पावर आपको कितनी मिली है और इनपुट पावर आपने कितना दिया है, और इनटू 100। तो नॉर्मली जो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी हम देखते हैं वो 70 से 95 तक होती है। एनर्जी लॉस कैसे होता है, मान लीजिए उसके अंदर, अच्छा एनर्जी लॉस आपको नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, नहीं पूछा जाएगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारे पास ये। ठीक है, हाँ, ये है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल बाय रेलेज मेथड। एक मेथड होता है रेले, उसमें हमें कोई भी कॉइल दे रही है, उसका एल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक, इसका मेथड क्या होता है, इसमें हम एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक सर्किट होता है, उस सर्किट के अंदर हम व्हीट स्टोन ब्रिज बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पी, क्यू और कैपिटल आर, ये तीनों रेजिस्टेंस पता होते हैं हमें। जो अननोन ब्रांच होती है, उस अननोन ब्रांच में हम क्या करते हैं, हमारा जो इंडक्टेंस हमें ज्ञात करना है उसकी कॉइल लगाते हैं, और उस कॉइल के सीरीज में एक छोटा सा रेजिस्टेंस स्मॉल आर लगा देते हैं। यहाँ पर बैटरी लगाई हुई होती है, यहाँ पर की होता है, और यहाँ पर हमने जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है वो नॉर्मल नहीं है, बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर है। बेलास्टिक में क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के साथ साथ चार्ज भी बता देता है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है। ओके, चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। एल तो हमारे पास, जैसे मैंने अभी डायग्राम में एक्सप्लेन किया था कि जिसका इंडक्टेंस हमें निकालना है, उसके साथ में एक छोटा सा रेजिस्टेंस आर नियरली इक्वल टू 0.01 ओम को सीरीज में जोड़कर व्हीटस्टोन ब्रिज की अननोन वाली ब्रांच में लगाते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, जो कि क्या करता है, करंट के साथ साथ चार्ज को मेजर कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर चार्ज क्यू फ्लो हुआ है उसके अंदर से, और उसमें डिफ्लेक्शन आता है थीटा, तो चार्ज की वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू के थीटा। और जो के होता है, आप सोचेंगे वो कहाँ से आएगा, वो हमारा बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर से आता है ना, बेलास्टिक रिडक्शन फैक्टर होता है जो पता होता है हमें, है ना। नाउ एल को फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है, देख सकते हो आप, दो की लगी हुई है, यहाँ पर के की लगी हुई है और एक के प्राइम लगी हुई है। सबसे पहले एल को ज्ञात करने के लिए हम के प्राइम को बंद करते हैं, के प्राइम को बंद करते हैं, बंद कर दिया। जैसे ही बंद करोगे तो अगर क्या करंट आर में से होकर गुजरेगी, कभी नहीं, करंट हमेशा वो रास्ता चूज करती है जिसमें रेजिस्टेंस ना मिले। तो जब हमने के प्राइम को बंद कर दिया है, तो उससे आर का इफेक्टिव वैल्यू 0 मान सकते हैं ना, क्योंकि आर में से तो करंट जाएगी नहीं, करंट तो इस ब्रांच में से जाएगी, क्योंकि उसमें उसे रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम आर इक्वल टू 0 मान सकते हैं, राइट। अब पी और क्यू में हम निकाल लेते हैं, व्हीटस्टोन को बैलेंस करते हैं, पी क्यू आर का मान हमें पता होता है, और इस कंडीशन में जब हम बैलेंस कंडीशन ले आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस कंडीशन निकाल लेंगे, करेक्ट। बैलेंस कंडीशन में हमारे पास बैलेंस कंडीशन में देख लेंगे एलिमेंट में डिफ्लेक्शन 0 कब आता है। नाउ अब के को क्लोज रखते हुए, ठीक है, के को क्लोज करते हुए और
मतलब उसको बंद करते हुए और खोलते टाइम पे जब हम इस के को बंद करेंगे और ओपन करेंगे, मैंने बहुत बार कहा है कि की को जस्ट क्लोज करते हैं, जस्ट ओपन करते हैं, तो यहाँ से जो निकलने वाली करंट होती है वो बढ़ती है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू से घटती भी है। जब हम जस्ट क्लोज करते हैं, की को बंद करते हैं, तो हमारे पास करंट 0 से पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है और फिर जब हम इस की को वापस ओपन कर देते हैं तो मैक्सिमम से घटती है। एनीवेज करंट में कुल मिला के चेंज होता है। अच्छा, ये लाइन को मैं बता दूं आपको कि आर का मान जब हम इस तरह से चेंज करते हैं कि जो हमारा ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो जाए। जब हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो के को बंद करने पर सर्किट में एक स्टेडी करंट फ्लो होती है, ठीक है। और स्टेडी करंट जब फ्लो होती है तो हमारे पास धारामापी में जीरो डिफ्लेक्शन ही रहता है, क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन ही रहेगा, ऑब्वियसली हमने बैलेंस कर लिया उसको, बैलेंस कर लिया। और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। ये लाइन का मतलब थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं आपको, ये क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि दो ब्रिज में ब्रांच तो हमारा पी और क्यू तो आपने यहाँ लगा रखा था, करेक्ट। आर आपने यहाँ लगा रहा था। इसमें क्या कर रहे थे हम, हमारी की बंद है तो फिलहाल आर इक्वल टू कितना है, 0। तो इस ब्रांच में केवल क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। और अगर यहाँ पर जो गैलोमीटर लगा हुआ है उसमें डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, 0 कब आता है, जब हमारे पास बैलेंस्ड है और स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट का मतलब करंट जो है वो कांस्टेंट है, करंट हमारे पास कांस्टेंट है। अब जब कांस्टेंट करंट एल में से फ्लो होती है, जब कांस्टेंट करंट एल में से फ्लो होती है तो ध्यान रखना, स्टेडी स्टेट में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, आई डोंट नो, स्टेडी स्टेट में जो एल होता है वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है, 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसका मतलब सारी करंट आराम से इसमें से निकल जाएगी, सर्किट हमारा बैलेंस है और कोई भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होकर या रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जो एल है वो सारी की सारी करंट को क्या करने देगा, पास हो जाने देगा। चलिए, हाँ के, लेकिन जब हम के को बंद करते हैं और खोलते हैं उस टाइम पे एल अपना रोल प्ले करता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप यहां से जो बैटरी से करंट आ रही है, इनिशियली इस की को आप क्लोज करोगे या फिर ओपन करोगे तो थोड़ी देर के लिए करंट क्या होगा, चेंज होगा। और जब करंट इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उस वक्त ये एल जो है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बैटरी को अपोज करने की कोशिश करता है। और जब आप करंट को अपोज करने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप क्या ला रहे हो, रेजिस्टेंस ला रहे हो, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। तो एल के कारण हमें थोड़ा डिफ्लेक्शन जरूर पता होगा, परंतु अभी भी स्टेडी स्टेट का डिफ्लेक्शन 0 ही होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में एल अपना रोल प्ले करना बंद कर देता है। के प्राइम को बंद रखते हुए के को सडनली बंद करते हैं तो उससे करंट 0 से मैक्सिमम तक बढ़ती है। ऐसे टाइम में किसी टाइम टी पर जब हमने देखा उस वक्त एल में अगर करंट आई है तो इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना होगा, ये, करेक्ट। और इस वजह से क्या होगा कि जो बैटरी है हमारी, एक तो बैटरी हमारे पास लगी हुई है, देखो सिचुएशन क्या हो रही है, बाकी किसी ब्रांच में ईएमएफ का सोर्स नहीं है, सिर्फ इसमें आपके पास इंडक्टर था और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ चुका है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ नहीं होता, एक बैटरी को ही रिप्रेजेंट करता है और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट आएगी और जब इसकी वजह से करंट आएगी तो ऑब्वियसली वो सारी ब्रांचेस के अंदर उसका कुछ कुछ पोर्शन जाएगा, करेक्ट। तो ये भी तो करंट देगा हमें, ये जो करंट मिलेगी तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण ब्रिज की प्रत्येक भुजा में यानी सारी ब्रांचेस में इस ई के प्रोपोर्शनल करंट जाएगी, क्योंकि हम जितना बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते हैं करंट उतनी ही ज्यादा फ्लो होती है। अब इंडक्टर जो है वो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ई कर रहा है तो जितना ज्यादा ई वो रखेगा उतनी ही ज्यादा करंट आएगी। इसका मतलब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होगी। चलो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर से टी समय में, टी टाइम पे जो करंट फ्लो हुई है वो हमारे पास कितनी हुई है, पी ई अपॉन जी, जहां पी एक कांस्टेंट है और जी। ये कैसे आया करंट, लेट मी टेल यू, पी ई अपॉन जी कैसे आया। देखो एक्चुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, अब हमें हमारे हिसाब से अगर इसी ई में, जिस ब्रांच में ये ई है उसी में सपोज कोई रेजिस्टेंस लगा होता आर, तो मैं पूछती कि इसके अंदर करंट कितनी आई, तो आप बोल देते ई अपॉन आर। लेकिन इस ई का कुछ पोर्शन या कुछ करंट इसमें से भी जाएगी, कुछ इसमें से भी जाएगी, कुछ इसमें से भी जाएगी और कुछ आपके बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर में से भी जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आपका ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इंडक्टर जो है वो कंटिन्यू
कंटिन्यू करंट चेंज हो रही है, कंटिन्यू ईएमएफ ला रहा है, कंटिन्यू रेजिस्टेंस भी ला रहा है, तो उस वजह से अब इलास्टिक गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट फ्लो होगी। और वो करंट, अब यहां ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, है ना, और इंडक्टर आपका लगा हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट है सी, और इन दोनों के बीच में भी आपके पास रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जनरेट हुआ है ईएमएफ, हमें करंट निकालनी है इसके अक्रॉस, तो पोटेंशियल हमें किसके अक्रॉस चाहिए, पोटेंशियल तो हमें ईएबी के अक्रॉस चाहिए, जो कि एग्जैक्टली ई के इक्वल तो नहीं है, राइट, लेकिन एग्जैक्टली ई के इक्वल तो नहीं है, तो मान लिया कि ये जो ईएबी है ये है पी टाइम्स ई, जहां पी की वैल्यू 1 से कम होगी। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस तो बीसी में है, बीसी तो हमें एग्जैक्टली ई मिल रहा है, अब और कहीं पर भी आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का कुछ पार्ट ही जाएगा, और वो कुछ पार्ट पूरा तो नहीं हो सकता, तो ई से तो कम ही होगा, तो ई से कम के लिए मान लिया कितना है पीई, तो अब हमारे इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है पीई, और सपोज इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है जी, तो इसके अक्रॉस करंट कितनी होगी पीई बाई जी। आ गई बात समझ में? तो हमारे पास ये आई जी वैल्यू जो है वो पीई अपॉन जी हो जाएगा। अब इस ई की जगह हम रखते हैं एल डी आई बाई डी टी, तो ये मिल जाएगा हमें। अगर हमें 0 से I करंट जो है वो t समय तक बढ़ती है, तो 0 से लेके t समय में करंट जो है, सो 0 से I नोट मैक्सिमम करंट है, तो 0 से t समय में अगर हमारी करंट 0 से I नोट बनती है, तो इस dt को पहले उधर लेके जाओ ताकि हमें मिल जाए IG dt, रिमेनिंग पार्ट रखो PL अपॉन जी और साथ में DI, तो PL अपॉन जी और साथ में DI, इसको हटा लो, dt को कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा डी तो बच रहा है डायरेक्ट, है ना। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आपका पीएल अपॉन जी तो रहेगा इस तरह से, और इधर आपका रहेगा ये डी आई, ये राइट यही लिख रखा है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, तो 0 से आई नोट में डिफरेंस इंटीग्रेशन करो तो कितना मिल जाएगा, पीएल अपॉन जी टाइम्स आई नोट हमारे पास हो जाएगा। तो Q की वैल्यू आपको किसके इक्वल मिली है, पी एल बाई जी आई नोट, तो Q की एक वैल्यू तो हमें मिली है, और जस्ट अभी इसके ऊपर हमने देखा था Q की वैल्यू किसके इक्वल होती है, के थीटा की, तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ जाता है। नाउ अब देखिए, अब हम K प्राइम को ओपन कर देते हैं, जिससे R इंक्लूड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो, ये रहा, K प्राइम को ओपन कर देंगे, तो ये यहाँ से K प्राइम को जैसे ही अपन ने ओपन किया, तो करंट के पास जाने के लिए रास्ता बचेगा ही नहीं, अगर K प्राइम को खोल देंगे तो करंट कहाँ से जाएगी, इसको ओपन कर दिया तो हमारे पास इधर तो करंट जा नहीं सकती, तो करंट को R के अंदर से ही जाना पड़ेगा, तो अब ये R जो है हमारा इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। ओके, इंक्लूड होने के बाद क्या हुआ, R इंक्लूड हो चुका है, ये बहुत कम रखा जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ओरिजिनल करंट है आई नोट उस पर ज्यादा फर्क ना पड़े नाउ, पर क्योंकि इस R के अंदर हमारे पास जब स्टेडी स्टेट होगी, तो स्टेडी स्टेट में मान लीजिए हमारे पास करंट कितनी जा रही है, आई नोट जा रही है, तो इस आर के कारण हमारे पास अगर इस आर में से करंट जा रही है मान लीजिए आई नोट, तो इसके अक्रॉस फिर से एक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम पोटेंशियल ड्रॉप भी कह सकते हैं, पर यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए वो ई प्राइम, क्योंकि ई तो हमने ऊपर ले लिया, तो ई प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस आई नोट इंटू आर, तो ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ किस में हो चुका है, जिसमें एल है, एल क्योंकि इसी के आगे जुड़ा हुआ है, तो एल वाली ब्रांच ही बोलेंगे, तो एल वाली ब्रांच में आ जाता है। अब इस ईएमएफ की वजह से अगेन, इस ईएमएफ की वजह से फिर से हमें ये बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन मिलेगा, और वो डिफ्लेक्शन फिर से हमें क्या चाहिए, इसी के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए। अब यहाँ पर इस ब्रांच में, अच्छा इस वक्त हमने क्या किया है, एल के रोल को इग्नोर कर दिया, क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट की, जब स्टेडी स्टेट होता है तो एल जो होता है वो एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है, यानी जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो ये तो है ही नहीं, यानी इस ब्रांच में केवल हमारे पास स्मॉल आर है, और हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट के अंदर ही हमारे पास करंट कितनी होती है, आई नोट करंट है। ये आई नोट पूरे सर्किट में मत मानिएगा, ये केवल हमारी एल वाली ब्रांच में है, ध्यान रखिएगा आई नोट जो है वो हमारे एल वाली ब्रांच में मैक्सिमम करंट है, बाकी दूसरी ब्रांचेस में अलग हो सकती है। सो आई नोट जो है जब इस आर में से गुजरेगा तो एल तो है ही नहीं, तो सिर्फ हमारा आई नोट इंटू आर, यानी इस ब्रांच में अब हमारे पास वही सिचुएशन आ गई, वही सिचुएशन आ गई कि यहाँ पर एक बैटरी है जिसमें ई प्राइम है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, और हमें इसके अक्रॉस चाहिए, तो अगर ई प्राइम यहाँ पर आ रहा है तो इसी ई प्राइम का कुछ फ्रैक्शन यहाँ पर आएगा, वो मान लीजिए कितना है, पी ई प्राइम है, और इस पी ई प्राइम को जब जी से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगी, तो करंट हमारे पास कितनी आई है, पी ई प्राइम अपॉन जी। अब इस ई प्राइम की वैल्यू कितनी है, आई नोट इंटू आर, तो हमारे पास जो करंट है वो कितनी आ चुकी है, पी आई नोट आर अपॉन जी। और सपोज हम क्या करते हैं कि जब इस कंडीशन में हमारे पास एक परमानेंट डिफ्लेक्शन आएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन
टेम्परेरीली या मोमेंटरी डिफ्लेक्शन एंड परमानेंट। इनिशियली शुरुआत में हमने जब एल को इंक्लूड कर रखा था तब हमने क्या कहा था, की को बंद करते ही करंट 0 से लेके आई नोट तक अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी, तब तक करंट में चेंज होता रहेगा। तो करंट में ये जो वैल्यू जो 0 से आई नोट तक जाती है वो काफी कम टाइम में चली जाती है, बहुत ही कम टाइम लगता है। तो इसलिए जो गैलोनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन आता है वो मोमेंटरीली आता है और ये हमें चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और अगर ये डिफ्लेक्शन थीटा है तो हम क्यू को लिखते हैं के थीटा। लेकिन करंट मैक्सिमम पहुंच चुकी है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है, स्टेडी स्टेट पर इंडक्टर का रोल खत्म, लेकिन अब हमने स्मॉल आर को इंक्लूड कर दिया। लेकिन अब जो डिफ्लेक्शन है वो जी के अंदर परमानेंट रह जाएगा, परमानेंट रह जाएगा। और ये डिफ्लेक्शन मान लीजिए अल्फा है, तो इस कंडीशन में हम करंट को बोलते हैं के प्राइम इंटू अल्फा। के भी उसका रिडक्शन फैक्टर है, के प्राइम भी, बस के चार्ज के करस्पॉन्डिंग है और के प्राइम करंट के करस्पॉन्डिंग है। आई होप आई एम क्लियर। तो इसको हमने के प्राइम अल्फा, जहां अल्फा जो है वो परमानेंट डिफ्लेक्शन है, जबकि थीटा आया था वो मोमेंटरीली, प्रथम प्रक्षेप, यानी जस्ट फर्स्ट बार जो डिफ्लेक्शन आया था, फिर बाद में परमानेंट डिफ्लेक्शन अलग होगा। परमानेंट वाला करंट के लिए फैक्टर है और के चार्ज के लिए फैक्टर है। तो यहां से हमें करंट की वैल्यू मिल चुकी है ये। तो इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 में देखो, इक्वेशन 4 में आपको मिल रहा है Q इज इक्वल्स टू के थीटा और यहाँ पे आपको मिल रहा है के प्राइम अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड, अच्छा बेलास्टिक गैलोमीटर के लिए एक रिलेशन ध्यान रखना, जो हमारे पास ये गैलोमीटर होता है इसके लिए के और के प्राइम में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन आपको डायरेक्टली याद रखना है, के अपॉन के प्राइम होता है टी अपॉन टी पो, जहाँ टी जो है, क्योंकि इसके अंदर जो आप ये गैलोमीटर देखेंगे इसके अंदर एक कॉइल होती है, वो ऑसिलेशन करती रहती है, उसका टाइम पीरियड टी है। ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इक्वेशन 6 डायरेक्टली याद रखो। ठीक है, अब हमारे पास 4 और 5 जो है उसको डिवाइड करना है। अब मुझे 4 देखना पड़ेगा यार। 4 में मेरे पास था Q इज इक्वल्स टू P, अरे यार क्या गया इक्वेशन 4 में, पी एल अपॉन जी आई नोट, पी एल अपॉन जी आई नोट इज इक्वल्स टू के थीटा, और आई हमारे पास है P आर अपॉन जी आई नोट इज इक्वल्स टू के प्राइम अल्फा। इन दोनों को डिवाइड करो आपस में, तो इस क्यू और आई को तो छोड़ दो, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, तो इधर तो आ रहा है के थीटा अपॉन के प्राइम अल्फा जो कि यहाँ मिल रहा है। इधर पी एल बाई जी से पी बाई जी कैंसिल, आई नोट से आई नोट कैंसिल, ऊपर आ रहा है एल, नीचे आ रहा है आर, तो एल बाय आर, यहाँ से एल की वैल्यू ये आ गई। तो अगर हमें के बाई के प्राइम कितना है, टी बाई टू पाई, थीटा बाई अल्फा एज इट इज आर। अगर हमें आर का पता है और टी का पता है, थीटा हम उस जी के अंदर देख ही लेंगे, शुरुआत में डिफ्लेक्शन कितना आया है, अल्फा भी हम देख लेंगे, परमानेंट डिफ्लेक्शन कितना है, और एल की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यही है हमारे पास एल। तो इस तरह से हम आर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर में जिस तरह से एनर्जी होती है 1/2 CV स्क्वायर, उसी तरह से इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। किसी टाइम पे हम जानते हैं स्टोर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमारे पास ये होता है। तो अगर इसके अगेंस्ट हमें प्रति सेकंड किया गया कार्य लेना है, तो हमें पास वो पता है कि वर्क डन कितना होता है, वर्क डन हमारे पास होता है पर सेकंड पूछ रहा है ना वो, हाँ पर सेकंड हमारे पास पूछ रहा है, तो हम ले सकते हैं आई इंटू ई, क्योंकि आई इंटू ई वैसे पावर होता है। देखो पावर बेसिकली क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब डी टी की वैल्यू 1 कर दो, तो इधर से आ जाएगा डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू हो जाएगा आई इंटू वी। तो हमारे पास हो जाएगा आई इंटू वी। नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के विरुद्ध काम करना है। वो हमारे पास कितना हो जाएगा, एल आई डी आई बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली आई से। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें पूरी करंट तक वेट करना पड़ेगा, जब तक इंडक्टर में करंट अपनी वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक नहीं हो जाती। तो 0 से लेके आई तक जाएगी तो वर्क डन टोटल करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास बेसिकली क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी टी कितना है, एल आई डी आई बाई डी टी, डी आई अपॉन डी टी, ये हमारे पास वैल्यू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पर सेकंड सॉरी टोटल टाइम में चाहिए हमारे पास 0 से लेके आई नोट तक चाहिए, तो डी टी से डी टी अपने पास कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, इस डी टी को हटा दीजिए। बात एक ही है, या तो आप dt को इधर ले जाओ तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ एल आई डी आ जाएगा। तो एल आई डी आपके पास आएगा, इंटीग्रेशन करो 1/2 एल आई नोट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है 1/2 एल आई नोट स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी अगर निकालनी है
तो एनर्जी डेंसिटी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास हम एक सोलेनोइड लेंगे और उस सोलेनोइड का इंडक्ट एल हमें पता है और एनर्जी का फॉर्मूला अभी भी निकाला है। एल की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए तो एनर्जी इतनी आ जाती है। हमें एनर्जी डेंसिटी लेनी है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमारे पास ये सिचुएशन थी। सोलेनोइड कैसा होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, करेक्ट। तो इसका एरिया अगर ए है और इसकी लेंथ अगर एल है तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल इंटू ए। तो ये एल इंटू ए तो है वॉल्यूम और ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी, जो अभी ऊपर निकाली हुई है। ये देखो, ये एनर्जी डिवाइड कर दिया ए एल से तो हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। सो ये हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी। अब हमारे पास हम जानते हैं बी की वैल्यू सोलेनोइड में ये होती है, तो इन टर्म्स ऑफ बी भी कर सकते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम बी में रखें, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी है ना, एनर्जी डेंसिटी। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर निकालो, बी का स्क्वायर और 2 म्यू नॉट निकालते हैं तो कितना बचेगा, 1/2 म्यू नॉट बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब म्यू नॉट का स्क्वायर, एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच रहा है, 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, जो कि ये रहा एक्सप्रेशन। तो यानी कि 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट को हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये बिल्कुल सिमिलर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी के, जो कि होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जो कि हमने पढ़ रखा है। दैट्स इट, ओके। ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला था क्या ये पार्ट। यस, आई होप ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला ही पार्ट था। थैंक यू सो मच एवरीवन।